हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। अब देखिए, पिछले वीडियो के एंड पार्ट पे आपने ओनरशिप का टॉपिक कवर कर लिया था। आपको बताया कि कुछ स्पेशल केसेस चल रहे थे जिसमें मैंने आपको फॉरेन प्रॉपर्टी बताया, डिस्प्यूटेड ओनरशिप बताया, कंपोजिट रेंट बताया, उसके बाद को ओनरशिप बताया था। 3 पॉइंट और बचे हैं, इसको आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ का पार्ट देखेंगे। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक फॉर्मेट कवर कर लेंगे और साथ में इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। बीच में अनरिलाइज रेंट का थ्योरेटिकल टॉपिक आएगा, वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द फर्म। देखिए, इस पार्ट को एक एग्जांपल के थ्रू सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एक फर्म है नॉर्मल सी, मान लीजिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर है, ए और बी और सी। ठीक है, तो ए के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि फर्म ने अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर ली। ठीक है, फर्म यूज़ कर रही है और फर्म उसके बदले में ए को क्या दे रही है? रेंट दे रही है। तो जो ए की ये रेंटल इनकम है वो किसका पार्ट बनेगी? अब देखिए, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी, वो पीजीबीपी का पार्ट बनेगी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगी। और जनरली आपको वैसे भी पता है, आपको पता है असेसमेंट ऑफ फर्म जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि फर्म जो पार्टनर को सैलरी दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, कमीशन दे रही है, जनरली फर्म को अलाउ हो जाता है। और जिस हद तक वो अलाउ होता है उतना ही पार्टनर के लिए क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है, आपको पता है। और वो इनकम जनरली आप देखोगे किस में आती है? पीजीबीपी में आती है। तो वैसे ही सोचिए कि जो रेंटल इनकम फर्म क्या कर रही है? ए को दे रही है, यानी पार्टनर को दे रही है, तो पार्टनर की पीजीबीपी की इनकम बनेगी, न कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पार्टनर की प्रॉपर्टी अगर फर्म ने यूज़ की और फर्म ने उसके बदले में पार्टनर को क्या दिया? रेंट दिया, तो पार्टनर के लिए वो रेंट पीजीबीपी का पार्ट बनेगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये बोल रहा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म शुड बी रिगार्डेड एज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। वही सीधी सी बात है, फर्म अगर बिजनेस कैरी करती है तो माना जाता है, वही कहा जाता है कि सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? बिजनेस को कैरी करते हैं। दस एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू असेसी विच इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द फर्म इन विच असेसी इज द पार्टनर। तो ये बोल रहा है कि एनुअल लेटिंग वैल्यू उस प्रॉपर्टी की जो कि असेसी से बिलोंग करती थी, असेसी मतलब उस पार्टनर से बिलोंग करती थी जिस पार्टनर ने फर्म के बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी दी है। पार्टनर ने फर्म के बिजनेस को चलाने के लिए खुद की प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, और जो किराया मिल रहा है वो किस में जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। तो ये बोला इज नॉट इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ द असेसी पार्टनर अंडर सेक्शन 22। इसका मतलब क्या हो गया? वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। एंड रेंटल इनकम रिसीव्ड बाय द पार्टनर फॉर यूज ऑफ हिज बिल्डिंग प्रमाइसेस बाय द फर्म इन विच ही इज ए पार्टनर इज लाइबल टू बी असेस्ड एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो बिजनेस इनकम हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। फिर अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड अमेंडेड। देखिए, अमेंडेड की बात कर रहा है, यानी इसमें पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ चेंज हुआ है, वो तो यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये बोल रहा है वेयर हाउस प्रॉपर्टीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, जो कि व्यापार में बेचने के लिए एक तरीके से आपने हाउस प्रॉपर्टी को रख रखा है। किसका मतलब? आप कंस्ट्रक्ट करते हो या खरीदते हो, किसके लिए? बेचने के लिए। तो आपका ये काम है एक तरीके से कि आपने प्रॉपर्टी को खरीदा या कंस्ट्रक्ट करा, बनवाया और उसके बाद उसको बेच दिया। एंड नॉट लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और पिछले साल में किसी भी पार्ट के लिए आपने लेट आउट नहीं करा, एक महीने भी नहीं, एक दिन भी आपने क्या करा? किराए पे नहीं दिया। देन एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर। क्योंकि देखिए, आप उसको बेचने के लिए रख रहे हो, तो वो बोल रहा है कि जब भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई थी, कहने का मतलब जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसने जो सर्टिफिकेट दिया था कंप्लीशन का, जैसे मान के चलिए कि अगर उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया, मैं कोई प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ, खरीदने बेचने का, तो मैंने प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्ट कराई वो 31 जुलाई 2020 को उसका मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। किसके थ्रू? उस कंपिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। जैसे आपको पता है कि आपके एरिया में भी कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके थ्रू मुझे इसका एक तरीके से सर्टिफिकेट मिल गया कि मेरी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, और 31 जुलाई 20 को सर्टिफिकेट मिल गया। तो बोल रहा है कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है, इसका मतलब 31 मार्च 2021, उसके 2 साल तक एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या मानी जाएगी? नील, क्योंकि अभी तक आपने उसको बेचा नहीं है और वो स्टॉक के फॉर्म में अभी भी पड़ी है, यानी बिकी नहीं है एक तरीके से। तो उस केस में क्या बोल दिया? 2 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। ये बोल रहा है, कह रहा है अप टू 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो जैसे मैंने क्या बताया, जेडीए, उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया 31 जुलाई 20 को कि मेरा मकान कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैं बेचने के लिए एक तरीके से बनवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही है। तो 31 जुलाई 20 को मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। तो 31 मार्च 21 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बोला ना, अप टू 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च 21 के बाद 31 मार्च 23 तक, यही तो हुआ कि फाइनेंशियल ईयर के बाद 2 साल तक। तो 31 मार्च 22 1 साल हो गया और 31 मार्च 23 2 साल हो गया।
वहाँ तक एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी क्योंकि अभी तक मैंने उसको बेचा नहीं है। उसके बाद भी मेरे पास पड़ी है, तो उसके बाद तीसरे साल से जनरली नॉर्मल प्रोविजन लगने लग जाएंगे। कहने का मतलब जैसे माना जाता है कि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है उस हिसाब से म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सारा कैलकुलेशन होने लग जाएगा। तो बोल रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अफोर्सेड पीरियड, इसका मतलब 2 साल होने के बाद एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज पर अदर प्रोविजंस, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, एग्जाम्पल भी कवर करेंगे लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं कवर करेंगे, बस ये बता रहा है कि नॉर्मल प्रोविजन लगने लग जाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि जैसे वो किराए पे दी गई है उस हिसाब से म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो नेट एनुअल वैल्यू है उसको क्या माना गया? नील माना गया। कब तक? 2 साल तक। उसके बाद क्या है? नॉर्मल प्रोविजन लगने लग जाएंगे। अब देखिए पिछली बार क्या था, पिछली बार 2 ईयर की जगह 1 ईयर था, अप टू 1 ईयर। पिछली बार तक अप टू 1 ईयर तक था। अब जो आ गया है नया अमेंडमेंट, उसमें क्या बोल दिया? अप टू 2 ईयर। एक तरीके से 1 साल और बढ़ा देगा और 2 साल तक आपकी एनुअल वैल्यू नील मान ली जाएगी। ये हो गया, उसके बाद नहीं मानी जाएगी। ठीक। अब देखिए लास्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी। तो देखिए इसमें बता रखा है कि जैसे एक क्लब है जो कि अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है, एक तरीके से जो भी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ इसमें बोली जाती है, यानी हम बोल सकते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए जो भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी हो गई, बार फैसिलिटी हो गई, और भी देखिए मेरे को ध्यान नहीं आ रही, जैसे और मैं बोल सकता हूँ आपको, हाँ हेल्थ क्लब की फैसिलिटी, ये ध्यान आ गया। इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी ये आपको प्रोवाइड करा रही है। तो आपको पता है कि जो क्लब के मेंबर हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो नॉन मेंबर की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं? क्लब के जो भी मेंबर है, जो गेस्ट हैं, उनको जो भी रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो क्लब एक तरीके से नॉन प्रॉफिट सीकिंग पर्सन है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस से रिलेटेड काम करता है। जो भी सरप्लस होता है वो भी किसके लिए? मेंबर के लिए ही है, वो अपने क्लब के बेनिफिट के लिए ही कर रहा है। तो क्लब का बेनिफिट मतलब क्या होगा? क्लब के मेंबर के बेनिफिट के लिए कर रहा है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? मेंबर्स को जो भी ये सरप्लस बच रहा है उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। जो भी सरप्लस है वो मेंबर के लिए खर्च कर लिया जाएगा, लेकिन मेंबर को उनमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल हो गया। तो इस केस में बोल रहा है कि जो भी सरप्लस अगर क्लब का बचेगा या जो भी क्लब के हाउस की एनुअल वैल्यू है वो टैक्स से एग्जम्प्ट होगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे ये बोल रखा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सेक्शन 22 लेवाइज टैक्स ऑन एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑन एक्चुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो आपने चार्जेबिलिटी का सेक्शन पिछले वीडियो में देखा था। इन केस ऑफ क्लब विच प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली टू इट्स मेंबर, जो कि सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए होती है, एंड देयर गेस्ट, उनके गेस्ट के लिए होती है, एंड नॉट टू एनी नॉन मेंबर्स, इट इज़ कंसीडर्ड एज ए नॉन प्रॉफिट सीकिंग पर्सन एंड रन ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। इस बेसिस पे चल रहा है क्लब। सच क्लब इज रनिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड इट्स मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट। आ गया। In the case of such a mutual concern, not only the surplus of the organization but also the annual value of the club house shall be exempted from the tax। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी एनुअल वैल्यू क्लब हाउस की बोल रहा है तो वो रेंटल इनकम के फॉर्म में नहीं जाएगी, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्म में नहीं जाएगी, और वो टैक्स से क्या रहेगी? जनरली एग्जेम्प्ट रहेगी। क्योंकि कौन सा प्रिंसिपल आ गया? डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल आ गया। ठीक है। अब आपको दे रखा है कुछ एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ के पार्ट। देखिए टोटल मिला के इसमें 11 एग्जेम्पशन। अब शॉर्ट पार्ट है, कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे वैसे भी, और कहीं ना कहीं आपने पढ़ भी लिए होंगे। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखिए इसमें फर्स्ट बोल रहा है एनी वन पैलेस और पार्ट देयर ऑफ एन एक्स रूलर प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट लेट आउट। वही एक्स रूलर मतलब क्या हो गया? भूतपूर्व राजा हो गया। आपको पता है कि पहले राजा महाराजा होते थे तो उनके प्लेस होते थे, पैलेस होते थे, यानी महल होते थे, जो कि 2, 3, 4 इस तरीके से होते थे। तो उसमें से एक पैलेस को एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है, यानी एक प्रॉपर्टी को एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है अगर वो रेंट पे नहीं दिया गया, अगर वो किराए पर नहीं दिया गया है। तो मान के चलिए कि एक राजा है, उसका एक ही पैलेस था। अगर उसने क्या करा कि एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर दिया, किसी होटल के फॉर्म में किसी होटल को किराए पे दे दिया। जैसे एक पूरा का पूरा पैलेस है, उसमें से इतना हिस्सा जनरली उसने क्या कर दिया? होटल को, यानी इतना हिस्सा क्या कर दिया? किराए पे दे दिया होटल को। तो बाकी तो नहीं दिया, तो इतना तो एग्जेम्प्टेड होगा। और जो ये प्लेस है वो तो किराए का पार्ट है, तो वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि उस पर राजा को क्या मिल रहा है? किराया मिल रहा है। भूतपूर्व राजा की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तो राजा महाराजा का कोई केस होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से थोड़ी सी उनको क्या मिलती है? फैसिलिटीज़ तो मिलती है। तो उस केस में यहाँ पे एग्जम्पशन का पार्ट भी प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये बोल रहा है एनी वन पैलेस और पार्ट देयर ऑफ एन एक्स रूलर प्रोवाइडेड द सेम इज नॉट लेट आउट। लेकिन याद रखना कि उसको लेट आउट नहीं किया गया है। अगर पार्ट को लेट आउट किया गया है तो बाकी पार्ट तो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? एक पैलेस की बात कर रहे हैं।
अगर उसके एक से ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि एक ही एग्जेम्प्टेड होगा और बाकी सारे तो टैक्सेबल होंगे ही होंगे। कहने का मतलब अगर उनको किराए पे दे दिया, उन पे जो इनकम हो रही है वो तो टैक्सेबल होगी ही होगी। तो ये बोल रहा है इफ़ द एक्स रूलर हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी एंड द पार्ट ऑफ विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द रिमेनिंग लेट आउट, देन ओनली द सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब क्या है, जो लेट आउट किया है वो तो टैक्सेबल होगा और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, सीधी सी बात। सेकंड में क्या बोल रखा है, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी, सिंपल सा है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ये भी एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए हॉस्पिटल, सीधे सीधे पॉइंट है, नॉर्मल नॉर्मल है, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोल रहा है हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन बिग रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, तो ये ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जो लद्दाख में रहता है और उसकी वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, इसकी भी बात कर रहा है तो ये भी एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ की हाउस प्रॉपर्टी, ये भी एग्जेम्प्टेड है। फार्म हाउस, जनरली आपने ये पढ़ा था एग्रीकल्चरल लैंड वाले पार्ट में, जिसमें मैंने क्या बताया था कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है जिसका एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ होता है, यानी कल्टीवेटर क्या करता है, उसको कल्टीवेट करता है, उस पर खेती करता है, और उसके साथ ही क्या है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है, फार्म हाउस के फॉर्म में बना हुआ है, ड्वेलिंग हाउस के फॉर्म में बना हुआ है, आउट हाउस के फॉर्म में बना हुआ है, या इसके साथ लगा हुआ फार्म हाउस या जो भी पर्टिकुलर बिल्डिंग बनी हुई है जो कि एक तरीके से इसके साथ ही जुड़ी हुई है, ठीक है। और जो ये लैंड है जो कि खेत में है, या हम बोल सकते हैं कि खेत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, एक तरीके से क्या बोल रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। विसिनिटी मतलब क्या हो गया, एक तरीके से लगा हुआ है, सटा हुआ है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें जनरली क्या है, रहने के लिए काम में आ रहा है किसान के, स्टोरेज हाउस के फॉर्म में काम आ रहा है। तो ड्वेलिंग हाउस बताया था मैंने, आउट हाउस बताया था, स्टोरेज हाउस बताया था, उस तरीके से काम में आ रहा है, तो उस केस में ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो ये फार्म हाउस बोल दिया इसमें, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज, हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए ये तो हमने शुरू शुरू में वैसे भी कवर कर लिए। आपको पता है कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो जनरली वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, खुद का बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हो। तो उस पर तो आप क्या करोगे, जो भी, जैसे मान के चलो कि आपने कोई भी ऑफिस खोल रखा है, ठीक है, जैसे मैंने अपने घर पे क्या कर रखी है, कोचिंग खोल रखी है, तो ये थोड़ी कि मैं उसकी म्यूनसिपल वैल्यू सब कुछ निकालता रहूँगा, तो ये पर्टिकुलर पार्ट काम में ही नहीं आएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी मैंने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रखी है। तो ये तो मैंने पहले भी पिछले वीडियोज़ में एग्जाम्पल बताए थे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास, आप पर्टिकुलर यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी है और आपने किसी और को दे दिया उसके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, ठीक है, जैसे किसी सीए को दे दिया आपने, तो उससे जो आपको रेंट मिल रहा है वो तो आपकी रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे बिजनेस और प्रोफेशन, सामने वाला कर रहा है। आपके पास प्रॉपर्टी खाली थी, आपने किसी और को किराए पे दे दी, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अब देखिए बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन। यहाँ पे दे रखा है लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू मैंने एक तरीके से आपको फॉर्मेट भी बता दिया जो आगे भी काम आ जाएगा। लेकिन देखिए फिर दे रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 उसका पॉइंट ए, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, प्रॉपर्टी लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, कि पार्टली किराए पे दी गई है और पार्टली खुद ने ही रहा है। जैसे मान के चलिए 12 में से 9 महीने क्या हो गया, किराए पे दी, और बाकी 3 महीने खाली हो गई, तो खुद ही उसी घर में रह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कोई किराएदार ढूंढा नहीं और खुद ही रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड का पार्ट। रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरिलाइज रेंट, लेकिन बीच बीच में याद रखना आपका वो भी आएगा, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, या हम बोल सकते हैं कि टेनेंट ने पे करा लेकिन बॉन्ड किसने करा, ओनर ने करा, तो उसका पूरा थियोटिकल पार्ट मेरे हिसाब से अगली वीडियो में कवर होगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट आएगा, तो वो भी अगली वीडियो में कवर होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अभी फटाफट से देख लेते हैं फॉर्मेट, और इसके एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे, और बीच में एक अनरिलाइज रेंट की थ्योरी है उसको भी कवर कर लेंगे। देखिए बोला लेट आउट प्रॉपर्टी, इसमें बोल रहा है कंप्यूटेशन एट ए ग्लांस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर, ये 2 बार लिख दिया गलती से मैंने, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना। अब देखिए यहाँ बोल रहा है आपको फॉर्मेट में, अगर आपको ध्यान हो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज़ हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, जिसके थ्रू क्या निकल के आता है, आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आता है। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे और दोनों में से जो हायर होगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको मैंने अभी नीचे कवर कर रखा है अलग से, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए फॉर्मेट में क्या हुआ कि जीएवी आपकी आ गई, उसमें से लेस क्या करना है, म्यूनसिपल टैक्स, जो कि कौन पे करता है, ओनर पे करता है, या अगर टेनेंट भी पे करता है तो उसको बॉन्ड कौन करता है, ओनर। यानी एक तरीके से जो जिसकी जेब में से जा रहा है वो किसकी जेब में से जाना चाहिए, ओनर की जेब में से जाना चाहिए, मतलब जिसका कंप्यूटेशन हो रहा है इनकम का उसकी जेब में से जाना चाहिए, तब जाके ही वो लेस होगा। याद रखना
चाहे वो पास्ट ईयर में कभी भी पे नहीं करा हो, लेकिन अगर पिछले साल पे कर दिया तो जिस साल आपने पेड किया है उस साल लेस होगा, तो अगली वीडियो में कवर होगा। फिर नेट एनुअल वैल्यू निकल के आएगी, उसमें से लेस डिडक्शन करना है। डिडक्शन में देखिए क्या आ गया, 24A की और 24B की डिडक्शन आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% होती है एनएवी की, यानी नेट एनुअल वैल्यू का 30% आएगा ही आएगा, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का पार्ट आपका आ जाएगा। अब याद रखना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, निल। कहीं ना कहीं तो कवर कराऊंगा, उसमें भी अमेंडमेंट आया है। पहले क्या होता था, एक हाउस की सेल्फ ऑक्यूपाइड वैल्यू निल मानी जाती थी, अब आपको 2 हाउस की मिल गई है, आराम से आप 2 हाउस की सेल्फ ऑक्यूपाइड वैल्यू निल मान सकते हो। जैसे 3 ऑक्यूपाइड हाउस हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें से 2 को आप निल मानोगे और एक को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि किराए पे दिया गया है, चाहे आपने नहीं भी दिया हो तब भी क्या माना जाएगा कि आपने किराए पे दिया है। पहले एक को ही माना जाता था सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 2 को क्या मानते फिर हम, डीम टू बी लेट आउट। लेकिन अगर आपके 3 मकान है, तीनों में आप रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है मतलब घर वाले रह रहे हैं, आप रह रहे हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, 2 को तो हम बोल देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक को क्या बोल देंगे, डीम टू बी लेट आउट। 5 मकान है, पांचों रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, तो 2 को क्या बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और 3 को क्या बोल देंगे, डीम टू बी लेट आउट। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलना चाहते हो और कौन से डीम टू बी लेट आउट बोलना चाहते हो, वो तो उस वक्त पार्ट आ जाएगा। पर याद रखना, जैसे ही नेट एनुअल वैल्यू निल हो जाती है तो आपको डिडक्शन ये तो नहीं मिल पाएगी, क्यों, क्योंकि ये एनएवी का 30% है। तो अगर एनएवी निल है तो निल का 30% निकलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की मिलेगी। तो आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो माइनस में भी जा सकती है। इसलिए हम ऐसे नहीं बोलते कि एग्जेम्प्टेड होती है टैक्स से, क्योंकि जनरली हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन तो हो ही रहा है, तो हम ऐसे बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि एग्जेम्प्टेड है सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेकिन ऐसे सोच के चलना कि उसकी एनएवी निल होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का पार्ट तो होता ही है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस टॉपिक। जैसे मैं नीचे ये कवर कर रहा हूँ, आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ता है। देखिए अलग अलग क्या करोगे, पर्टिकुलर यूट्यूबर्स की वीडियो या कुछ भी देखोगे तो उसमें फॉर्मेट क्या करेंगे, थोड़ा सा वो अलग बना के रखेंगे, लेकिन सबका एंड रिजल्ट तो सेम ही आएगा। जैसे मैंने स्टेप 1 बोल दिया, वो क्या पता इसको स्टेप 1 बोलते, ये स्टेप 2 बोलते, और जो निकल के आता वो एक्सपेक्टेड रेंट स्टेप 3 निकल के आता, ऐसे हो सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर, ये आ गया। फिर हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। इसका मतलब जो भी हायर अमाउंट आया है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोल दिया कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से जो हायर है वो यहाँ लिख दो, फिर स्टैंडर्ड रेंट को भी यहाँ लिख दो। अब दोनों में से जो लोअर है, ए और बी विच इज लोअर, वो अपना एक्सपेक्टेड रेंट का पार्ट होगा। इट मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। मान के चलिए कि यहाँ पे आया 1 लाख और आपको दे रखा है 80, तो 1 लाख और 80 विच इज लोअर 80,000, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा आपका हो ही नहीं सकता। मान के चलिए कि स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,20,000, ये नहीं है 80 नहीं है, तो 1 लाख और 1,20,000 विच इज लोअर 1 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से स्टैंडर्ड रेंट 120 है तो इसकी लिमिट तक आपका आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है 1 लाख हम ले सकते हैं, क्योंकि ए और बी विच इज लोअर। इट मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। देखिए अलग अलग मैंने बताया कि बुक्स हैं उसमें अलग अलग पर्टिकुलर केसेस हैं। यहाँ पे बोल रहा है एनुअल रेंट रिसीवेबल। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि 12 महीने का रेंट अगर हमें मिलता तो कितना मिलता, ठीक है। उसमें से मान के चलिए कि अगर 3 महीने खाली रह गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 महीने का रेंट मिलता तो कितना मिलता, उसमें से 3 महीने का रेंट हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, क्योंकि रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड मतलब हमने किराएदार ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो खाली रहा, पहले वाला किराएदार छोड़ के चले गया, वो 9 महीने एक तरीके से क्या था, उसने हमें किराया दिया था, लेकिन उसमें से मान के चलिए 9 महीने में से उसने हमें कुछ किराया नहीं दिया, तो वो अनरिलाइज रेंट हो गया। हमने बहुत कोशिश करी किराएदार से लेने की लेकिन हमें नहीं मिल पाया, रियल टेनेंट था किराएदार फिर भी हमें नहीं दे पा रहा था, तो उस केस में हमने बहुत कोशिश करी नहीं मिला, तो अनरिलाइज रेंट को आप लेस कर सकते हो किस में से, एनुअल रेंट में से। तो अनरिलाइज रेंट लेस कर दिया। इसके अलावा जो 3 महीने खाली रहा, हमने बहुत कोशिश करी कि नया किराएदार मिल जाए, नहीं मिला, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी, जैसे क्या बोलेंगे, रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। तो ये ARR निकल के आएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। देखिए ये है एनुअल, और इसमें से हमने क्या कर दिया, जितना वैकेंट था उतना लेस कर दिया, और जितना हमें नहीं मिला वो भी लेस कर दिया, तो बाकी क्या आ गया आपका ARR। अब देखिए स्टेप 1 को और स्टेप 2 को कंपेयर करोगे और दोनों में से जो हायर होगा उससे आप क्या बोल दोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये सिंपल केस में, किस में केस में, सिंपल केस में।
अब क्या होता है कि अगर आपका वैकेंसी का भी पार्ट होता है और इसके अलावा दूसरे रीजन की वजह से भी आपका एक्चुअल रेंट जो है वो कम बन रहा होता है कभी कभी, तो उसको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, जब मैं एग्जाम्पल कवर कराऊंगा तब भी आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन उसका एक सिंप्लीफाइड पार्ट भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए वो मेरे ऊपर है, मैं कैसे बताता हूँ। अब आपको वो कवर करना है तो कर लेना, या आप एक दो एग्जाम्पल जो मैंने बताया ना उनको मेरे अकॉर्डिंग करके देख लेना, आपका आंसर तब भी सेम आएगा। अभी बता दूंगा आगे। देखिए अब देख लेते हैं, ये बोल रहा है मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस टॉपिक। ये बोल रहा है म्यूनसिपल वैल्यू, वही सीधी सी बात है, म्यूनसिपल अथॉरिटी एक तरीके से आपके यहाँ की जो भी, देखिए हिंदी में इसको नगर पालिका बोल सकते हो आप, म्यूनसिपल अथॉरिटी बोलते हैं ना जैसे, या आप अन्य स्थानीय सत्ता भी बोल सकते हैं, यानी अदर लोकल अथॉरिटी, जिसमें आपको बताया कि नगर निगम भी हो गया, नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी जनरली क्या कर रहा है एक तरीके से बता रहा है कि उस पर्टिकुलर जहाँ पे आप रह रहे हो उसकी रेंट फैचिंग कैपेसिटी क्या है, तो म्यूनसिपल वैल्यू क्या है उसने बता दी। फेयर रेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका पर्टिकुलर प्लॉट है, या मैं बोल सकता हूँ आपकी पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसका जो भी आपका रेंट एक तरीके से बनता है, तो वैसे ही टाइप की आपको पता है कि दूसरी जगह पे कितना रेंट बनता है, जैसे सेम लोकेलिटी हो गई आपकी, और उसी टाइप की सिमिलर प्रॉपर्टी पे कितना रेंट फैच किया जा सकता है, कितना रेंट निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बोला रेंट फैचिंग कैपेसिटी ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। जैसे मान के चलिए कि हमने अपनी किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दी जो कि 900 स्क्वायर फीट थी, और हमने दी कितने पे, एक्चुअल रेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे एक्चुअल रेंट था 12,000 रुपीज़ पर मंथ पे, ठीक है। लेकिन जब है ना बताऊँ एक तरीके से कैलकुलेशन हुआ फेयर रेंट का, तो पता चला कि सेम जो 900 स्क्वायर फीट का, सेम जैसे हमारा हाउस है उसी टाइप का कोई और भी हमारी लोकेलिटी में ही, सेम लोकेलिटी में एक प्रॉपर्टी है सिमिलर 900 स्क्वायर फीट की, और इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टी है 900 स्क्वायर फीट की, पर जनरली वो 15,000 के पर मंथ रेंट पे जाती है, तो ये फेयर रेंट हो गया। जबकि हमने एक्चुअल रेंट कितना लिया था, सॉरी 1500 बोल दिया, 15,000 पर मंथ के रेंट पे जाती है, जबकि मैंने एक्चुअल रेंट कितना बोल दिया 12,000, तो ये गलत हो गया एक तरीके से। लेकिन देखिए कैलकुलेशन का पार्ट तो एक्चुअल रेंट बाद में बनेगा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फेयर रेंट की। तो ये बोल रहा है कि सेम लोकेलिटी में सिमिलर प्रॉपर्टी पे जो भी रेंट का पार्ट बन रहा है वो फेयर रेंट का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेंट का पार्ट बोल रहा है, स्टैंडर्ड रेंट क्या बोल दिया, मैक्सिमम रेंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम ए टेनेंट लीगली अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, नॉर्मल हो गया। फिर देखिए ये मेन पार्ट है आपका फोर्थ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवल। जैसे मैंने क्या बताया कि आपकी प्रॉपर्टी पे आपने किसी को किराए पे दिया, तो आपको रेंट कितना मिल रहा है, 12,000 पर मंथ मिल रहा है, तो इसके हिसाब से इंटू 12 के हिसाब से कितना हो गया, 1,44,000 पर एनम हो गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या है, द एंटायर अमाउंट ऑफ रेंट पेबल बाय द टेनेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड रेंट रिसीवेबल। इफ द एंटायर अमाउंट ऑफ रेंट इज रिसीव्ड देन द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड और रेंट रिसीवेबल वुड बी सिमिलर, दोनों सेम है, जितना रिसीव्ड हुआ और रिसीवेबल दोनों सेम है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द रेंट इज इन एरियर और आउटस्टैंडिंग देन द एग्रीगेट ऑफ द रेंट रिसीव्ड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग शैल बी रेंट रिसीवेबल। जैसे मैंने बोल दिया ना कि 12 महीने में से मुझे 11 महीने का ही रेंट मिला और 1 महीने का नहीं मिला, तो वो आउटस्टैंडिंग है, तो मैं क्या बोलूँगा 11 + 1 12 महीने का टोटल जोड़ दूंगा और वो रेंट रिसीवेबल का पार्ट बन जाएगा। अभी बोल रहा है अंडर सेक्शन 23(1)(b) फ्रॉम द एंटायर अमाउंट ऑफ रेंट रिसीवेबल सच अमाउंट ऑफ अनरिलाइज रेंट, जो हमने बहुत कोशिश करी हमें नहीं मिला, वो डिडक्ट किया जाएगा, विच फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ रूल 4 ऑफ इनकम टैक्स रूल। 4 इसकी कंडीशन होती है, अगर ये पूरी हो जाती है तब जाके आपको डिडक्शन अनरिलाइज रेंट की अलाउ हो जाती है। अगर 4 कंडीशन पूरी हो जाती है तब जाके आपको डिडक्शन अलाउ हो जाती है। एक्सपेक्टेड रेंट मैंने आपको बताया, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, जो कि अभी मैंने आपको नीचे स्टेप के अकॉर्डिंग बताया और मैं आपको एग्जांपल कवर कराऊंगा, उसके थ्रू पता चल जाएगा। अब देखिए पर्टिकुलर ये पॉइंट अभी हम देख लेंगे, पर इससे पहले हम क्या देख रहे हैं, अनरिलाइज रेंट का पार्ट कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा फिर आप भूल जाओगे, क्वेश्चन के थ्रू भी बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ये बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है अनरिलाइज रेंट, ये बोल रहा है अनरिलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर शैल बी डिडक्टेड इन फुल फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 4 जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी तब जाके ही एक्चुअल जो भी रेंट रिसीवेबल का पार्ट है जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एनुअल रेंट आया, यानी पूरे साल का 12 महीने का रेंट आया। उसमें से आपको पता है कि जैसे वैकेंसी का कोई भी रेंट है तो वो लॉस हमने लेस कर दिया, जैसे 2 महीने का हमें क्या है वैकेंट रेंट था, हमें नहीं मिला। फिर उसके अलावा आपने जो अनरिलाइज रेंट है जो आपको वसूल नहीं हुआ, कितनी भी आपने कोशिश करी नहीं मिल रहा, वो भी लेस कर दिया। उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है वो जनरली क्या कहलाता है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कहलाता है, ठीक है, यानी ARR कहलाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है टेनेंसीज बोनाफाइड, इसका मतलब क्या होता है,
देखिए इसका मतलब है बोनाफाइड मतलब जेन्युइन होनी चाहिए, यानी रियल होनी चाहिए टेनेंसी, यानी जिनको भी हम दे रहे हैं वो किराएदार असली होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब देखिए एक तरीके से आपने दोस्त को या रिलेटिव को क्या कर दिया, किराए पे दे दिया, लेकिन आप किराया उनसे नहीं ले रहे, और कागजों पे जब भी रिटर्न भर रहे हो उसमें दिखा रहे हो कि हमें कितना है रेंट, इतना मिला, उसमें से अनरिलाइज रेंट दिखा दिया आपने जानबूझ के कि हमें इतना वसूल नहीं हुआ, इतना नहीं मिला, हमने बहुत कोशिश कर ली, तो जनरली एक तरीके से बोनाफाइड नहीं होगा, ये जेन्युइन नहीं होगा, और आपको अनरिलाइज रेंट की जो भी डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगी। ठीक है। अब यानी टैक्सेबल तो हो जाएगा कि आप क्या बोलोगे कि मुझे 10,000 पर मंथ रेंट मिल रहा है, आप ऐसा दिखा रहे हो, ठीक है, रिटर्न के अकॉर्डिंग, जबकि आप रियल में रेंट ले ही नहीं रहे, और बाद में आप माइनस अनरिलाइज रेंट भी कर रहे हो कि उस सामने वाले ने, जो मेरा दोस्त है, रिलेटिव है, जो कि उनको नहीं पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जनरली, तो उनको क्या बोल रहे हो कि आप अनरिलाइज रेंट मुझे मिला ही नहीं, यानी इतना रेंट मुझे मिला ही नहीं, और अनरिलाइज रेंट के फॉर्म में लेस कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। तो एक तरीके से जेन्युइन होना चाहिए, असली होना चाहिए, यानी एक तरीके से आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है, आपको जनरली रेंट मिल रहा हो, तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको रियल में मिल रहा हो, तो वो रियल टेनेंट कहलाएगा। फिर बोल रहा है द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वैकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब वही बोल दिया कि जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है, जिसने एक तरीके से किराया नहीं दिया, तो आपने प्रॉपर स्टेप उठाए हैं कि वो आपका मकान खाली करके चले जाए। ठीक। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वो मकान खाली करके चले गया हो, या आपने प्रॉपर स्टेप ले लिए हो जिससे एक तरीके से उसको आप प्रॉपर्टी से हटा सको, प्रॉपर्टी से रिमूव कर सको, कि आप मेरी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओ। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। अब देखिए छोड़ के चले गया, अब ये नहीं कि आपकी दूसरी प्रॉपर्टी में वो रह रहा हो, कि आपको पर्टिकुलर इधर वो रेंट नहीं दिया और आपने उसको दूसरी प्रॉपर्टी में ठहरा दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोला डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, असेसी की कोई दूसरी प्रॉपर्टी में वो रहने वाला नहीं होना चाहिए। फोर्थ में क्या बोल दिया, देखिए द असेसी हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट और हैज़ सेटिस्फाइड द असेसिंग ऑफिसर दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी वर्थलेस। इसका मतलब या तो ओनर ने क्या कर दिया, एक तरीके से पूरी कानूनी कार्रवाई कर ली हो, जो भी अनपेड रेंट है उसके रिकवर करने के लिए, तब भी उसको एक तरीके से नहीं मिल रहा, या हम बोल सकते हैं कि असेसिंग ऑफिसर एक तरीके से सेटिस्फाइड हो गया कि लीगल प्रोसीडिंग मतलब कानूनी कार्रवाई का कोई मतलब ही नहीं है, वो वर्थलेस है। अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया, आपने मना लिया उसको एक तरीके से कि कानूनी कार्रवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, रिकवर होगा ही नहीं, और वो मान गया, तो उस केस में आप अनलाइज रेंट लेस कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है एडजस्टमेंट इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अब देखिए पर्टिकुलर प्रॉपर जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं अलग अलग जगह से कवर करता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए कि जब मैंने कहीं से देखा तो 3-4 PDF में इसके पार्ट नहीं थे, तो मेरे पास जो बुक है अपनी बीकॉम से रिलेटेड, तो उसके थ्रू मैंने कवर कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 या 4 पर्टिकुलर आपको स्टेटमेंट देगा, उसमें बोलेगा कौन से करेक्ट है, इस तरीके से आ सकता है। वैसे हाउस प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका चैप्टर, लेकिन फिर भी कोई से भी आ जाए क्या पता। तो बोला दे आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हाउस विच आर पेड आइदर बाय टेनेंट और बाय हाउस ओनर। ठीक है, कुछ एक्सपेंस होते हैं जो या तो किराएदार पे करता है या मकान मालिक पे करता है। आउट ऑफ दीज एक्सपेंसेस सम एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड इन द रेंट रिसीवेबल वाइल अदर आर नॉट एडजस्टेड। जो आप ARR निकालते हो उसमें जनरली क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाते हैं, या तो ऐड हो जाते हैं या लेस हो जाते हैं, ये बोल रहा है। ऑल सच एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। जनरली देखो क्या होगा कि आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे एक ओनर की बात कर रहा हूँ, अगर वो किराएदार पे कर रहा है तो आपको पता है कि वो रेंट रिसीव्ड में ऐड हो जाएगा, ये बोल रहा है। अब देखिए ये बोला लैंड रेवेन्यू और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स पेड बाय टेनेंट। याद रखना ये म्यूनसिपल टैक्स नहीं है। म्यूनसिपल टैक्स की जब भी हम बात करेंगे वो लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड होगा, म्यूनसिपल अथॉरिटी से रिलेटेड होगा, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स कौन पे करता है, स्टेट पे करता है। एक तरीके सॉरी स्टेट को पे करना पड़ता है हमें। किसको पे करना पड़ता है, स्टेट को, राज्य को पे करना पड़ता है। तो ये बोला लैंड रेवेन्यू और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स पेड बाय टेनेंट विल बी एडेड इन द रेंट रिसीव्ड। अब याद रखना इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन रेंट रिसीव्ड में ऐड क्यों करा, क्योंकि किसने पे करा, टेनेंट ने। मान के चलिए ना, देखिए आपको मैंने बोला कि आप एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो, आपने टेनेंट को यानी किसी किराएदार को किराए पे दिया और आपको 10,000 पर मंथ रेंट मिल रहा था। इसके अलावा मान के चलिए कि 10,000 पर मंथ के हिसाब से तो चलो 1,20,000 हो गए आपको मिलेगा, प्लस आपको जो टैक्स देना था, ओनर को जो टैक्स देना था लैंड एंड बिल्डिंग का, वो किसने पे कर दिया, किराएदार ने। मान के चलिए वो साल का 6,000 था, तो एक तरीके से आपका फ़ायदा हो गया, आपकी जेब से नहीं गया, तो वो आपके एक्चुअल रेंट का पार्ट बन जाएगा और टोटल मिला कितना हो जाएगा, 1,26,000 हो जाएगा, क्योंकि टेनेंट ने अपनी जेब से 6,000 भी दिए हैं, और वो बियर कौन करना है, बॉर्न कौन कर रहा है, टेनेंट ही कर रहा है। ठीक है, ओनर नहीं कर रहा। अगर ओनर अपनी जेब से बाद में दे देता टेनेंट को, तो सीधी सी बात है वो ओनर की जेब से खर्चा होता, तो लेस तो नहीं करते, लेकिन आपको बताया कि एक्चुअल रेंट कितना मिला है, 1,20,000 मिला है,
वो तो लेते, लेकिन 6,000 नहीं लेते क्योंकि ओनर अपनी जेब से दे रहा है। लेकिन अगर टेनेंट दे रहा है तो वो जुड़ जाएगा और टोटल मिला के इनकम कितनी बन जाएगी, 1,26,000 बन जाएगी एक्चुअल रेंट रिसीवल के लिए याद रखना। इफ़ एनी टैक्स अदर देन म्यूनसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट, क्योंकि मैंने क्या बताया म्यूनसिपल टैक्स का पार्ट अलग से आता है, वो जनरली क्या होता है, लेस होता है। इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ हाउस ओनर पेड बाय टेनेंट। इसका मतलब क्या हो गया, म्यूनसिपल टैक्स के अलावा जिस भी टैक्स की बात कर रहा है अगर टेनेंट पे कर देता है, ठीक है, तो ये बोला इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ हाउस ओनर पेड बाय टेनेंट। टेनेंट ने पे करी इसलिए हाउस ओनर की लाइबिलिटी हो गई। सो इट विल बी एडेड इन रेंट रिसीव्ड बट इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, एज नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर लैंड रेवेन्यू इवन इफ इट इज़ पेड बाय हाउस ओनर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मकान मालिक की जो भी लाइबिलिटी है उसको कौन पे कर रहा है, किराएदार पे कर रहा है, तो वो मकान मालिक की इनकम में जुड़ जाएगा, मतलब रेंट रिसीव्ड में एक तरीके से जुड़ जाएगा। लेकिन डिडक्शन के फॉर्म में जैसे जीएबी निकलता है उसके बाद आपको पता है कि म्यूनसिपल टैक्स लेस होता है, जो कि कौन पे करता है, ओनर पे करता है। या टेनेंट अगर पे भी करता है तो ओनर उसको क्या करता है, बॉन्ड करता है, मतलब जेब से किसके जा रहा है, ओनर की जेब से जा रहा है, तो म्यूनसिपल टैक्स लेस होता है। लेकिन ये टैक्स लेस नहीं होगा याद रखना। तो बोला इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन एज नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर लैंड रेवेन्यू इवन इफ इट इज़ पेड बाय हाउस ओनर। चाहे हाउस ओनर भी पे करे तब भी जनरली अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो म्यूनसिपल टैक्स अलाउ होगा लेकिन ये वाला टैक्स लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स या लैंड रेवेन्यू अलाउ नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हो, इसलिए याद रखना। अब देखिए बोल रहा है इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउस पेड बाय टेनेंट विल बी एडेड इन रेंट रिसीव्ड। देखिए एक तरीके से यही बोल सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर हाउस था वो ओनर का था, ओनर ने जनरली इस पे क्या कर रखा था, लोन ले रखा था। लोन की इंस्टॉलमेंट किसको पे करनी पड़ती है, ओनर को। लेकिन उसकी जगह जो इंस्टॉलमेंट है वो कौन पे कर रहा है, टेनेंट पे कर रहा है। अब बताओ ओनर की लाइबिलिटी ऊपर की तरह ही सेम, अगर ओनर की लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है, टेनेंट पे कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, टेनेंट की जेब से जा रहा है, ओनर की जेब से नहीं जा रहा, तो ओनर के लिए फ़ायदा हो गया, तो ओनर के वो रेंट पार्ट में जुड़ जाएगा। तो ये बोल रहा है इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउस पेड बाय टेनेंट will be added in rent received. If installment of house is paid by tenant, it will be treated as liability of house owner paid by tenant. So it will be added in rent received, and deduction for interest included in installments will be allowed as if it was paid by the house owner. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए इसमें जो है ना रेंट रिसीव्ड का पार्ट है कि रेंट रिसीव्ड में जो जुड़ रहा है वो तो सेम ऊपर की तरह हो गया कि ओनर की लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है, टेनेंट, तो ओनर के लिए एक तरीके से बेनिफिट हो गया, इसलिए ओनर के रेंट रिसीव्ड में जुड़ जाएगा। डिडक्शन ऊपर नहीं मिली, आपको पता है, चाहे कोई भी पे करे, जनरली टेनेंट ही पे कर रहा था, लेकिन बोल रहा है कि चाहे हाउस ओनर भी पे करे तब भी ये डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे डिडक्शन क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको पता है एनएवी आता है, उसके बाद क्या आता है, दो टाइप की डिडक्शन आती है, एक तो 30% ऑफ एनएवी जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन होती है वो जनरली एक्रूअल बेसिस पे भी आ जाती है। तो बोला डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स विल बी अलाउड एज इफ इट वाज पेड बाय द हाउस ओनर। ऐसा माना जाएगा कि किसने पे किया था, हाउस ओनर ने पे किया था, तो इसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी, मतलब इनकम में भी जुड़ जाएगा और बाद में आपको जितनी डिडक्शन होती है, जितनी लिमिट है उसके अंदर आपको जनरली मिल जाएगी। आगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट, तब पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिमिट आती है 30,000 की और 2 लाख की, वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगली वीडियो में ये पार्ट कवर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक, वाटर एंड टेलीफोन बिल एंड अमाउंट ऑफ अदर फैसिलिटीज़ ऑफ टेनेंट पेड बाय हाउस ओनर विल बी डिडक्टेड इन रेंट रिसीव्ड। एक तरीके से देखो क्या है, हाउस ओनर ने क्या करा, जो भी हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी तो उसके अलावा जो वो फैसिलिटी दे रहा है अलग से, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, टेलीफोन बिल की, या जो भी इसके अलावा फैसिलिटी है, गैस फैसिलिटी हो गई, कोई सी भी फैसिलिटी हो गई, अगर उसका खर्चा हाउस ओनर अपनी जेब से पे कर रहा है तो उस केस में उसको जो भी रेंट मिला है उसमें से वो लेस कर सकता है, ठीक है। तो बोला डिडक्टेड इन रेंट रिसीव्ड, अभी तक जुड़ रहा था, अब उल्टा हुआ है। अब उल्टा क्या हुआ है, टेनेंट के जो भी खर्चे थे वो कौन पे कर रहा है, हाउस ओनर पे कर रहा है, तो हाउस ओनर को जो भी इनकम मिलेगी यानी जो भी रेंट मिलेगा उसमें से वो लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एंड वाटर बिल ऑफ टेनेंट पेड बाय हाउस ओनर इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ टेनेंट पेड बाय हाउस ओनर, so it will be deducted out of rent received. However, no separate deduction is allowed for such expenses. कोई separate deduction नहीं मिलेगी लेकिन rent received में से लेस कर दिया जाएगा। जैसे देखिए आपको पता है कि ऊपर वाले पार्ट में इंटरेस्ट वाला पार्ट है, अलग से डिडक्शन मिल रही है माइनस, लेकिन यहाँ पे कोई सेपरेट नहीं मिलेगी, सीधा रेंट रिसीव्ड में से लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है नो एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय टेनेंट। अगर टेनेंट ये पेमेंट कर रहा है तो कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी डिडक्शन या ऐड का पार्ट है वो करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें बोल रहा है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा लैंड रेवेन्यू या लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स का पार्ट देखा, तो आपको पता है कि वापस से ऐड हो जाता है, क्यों, क्योंकि टेनेंट पे कर रहा है, तो एक तरीके से आपका बेनिफिट हो जाता है ओनर का और वापस से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ टेनेंट हैज़ पेड एनी म्यूनसिपल टैक्सेस
देन इन दैट केस इट विल नॉट बी एडेड इन द रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो याद रखना म्यूनसिपल टैक्सेस को छोड़ के ऊपर वाले पार्ट था, तो इसका मतलब ये ऐड नहीं होगा। इन दिस केस इट इज़ ट्रीटेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द टेनेंट टू पे सच टैक्सेस। और याद रखना जब भी हम क्या करते हैं जीएवी निकालते हैं उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स लेस करते हैं तो वो पार्ट अलग है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि जनरली जो भी रेंट रिसीव है एक्चुअल रेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्चुअल रेंट मिलेगा वो किसका पार्ट बनेगा, वो जीएवी की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। तो वो तो अभी जीएवी की कैलकुलेशन का पार्ट है, उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स का पार्ट आएगा। तो ये बोल रहा है कि जब भी जीएवी की कैलकुलेशन के लिए जो आप एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ये देख रहे हो तो इसके लिए बोल रहा है कि रेंट रिसीव्ड में इसको ऐड करने की जरूरत है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे नहीं है इसको ऐड करने की। अब डिडक्शन तो मिलती है लेकिन कब मिलती है, अगर ओनर म्यूनसिपल टैक्सेस को पे करता है। यहाँ पे देखिए जैसे टेनेंट पे कर रहा है तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये ऐड भी नहीं होगा अगर टेनेंट पे करता है। ठीक है, और जब हमको डिडक्शन का पार्ट होगा तब भी वो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ सॉरी, ओनर अगर बॉन्ड करता तो तब जाके म्यूनसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाती। तो आपको इतने प्रोविज़न पता नहीं है, ढंग से पढ़िए, आपको पता चल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। फिर ये बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम बॉन्ड बाय टेनेंट, इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ टेनेंट, सो इट इज़ नाइदर एडेड इन रेंट रिसीव्ड नॉट डिडक्शन इज अलाउड। देखिए इस केस में जनरली ये पार्ट हो गया कि ये टेनेंट की ही लाइबिलिटी हो गई। इंश्योरेंस प्रीमियम को ऐसा माना जाता है कि वो टेनेंट ही बॉन्ड करेगा, तो इस केस में ऐड करने की जरूरत नहीं है और डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगी। और रिपेयर एक्सपेंस भी सेम ऐसा ही है, जिसमें क्या बोल रहा है, इफ रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस आर बॉन्ड बाय द टेनेंट देन इट विल नॉट बी एडेड इन रेंट रिसीव्ड बिकॉज इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ टेनेंट टू गेट हिज हाउस रिपेयर्ड। क्योंकि एक तरीके से किसकी ड्यूटी है, टेनेंट की ड्यूटी है कि जो भी पर्टिकुलर जहाँ पे वो रह रहा है उसको वो बिल्कुल सही रखे, उसको बना के रखे। तो अगर उसमें कुछ भी क्या होता है, मेंटेनेंस का पार्ट आता है, रिपेयर का पार्ट आता है, तो वो टेनेंट ही बॉन्ड करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि रेंट रिसीव्ड में वापस से ऐड कर दिया, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम मनी डिपॉजिटेड बाय टेनेंट, आप देखते हो कभी कभी जो टेनेंट होता है वो शुरू में क्या करता है, सिक्योरिटी के जमा करा देता है। आपको पता है कि आपका रेंट कितना है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ का है, तो वो सामने वाला जो ओनर है वो क्या करता है, आपसे 30,000 रुपीज़ यानी 3 महीने के एडवांस ले लेता है। आपने सुना होगा 6 महीने के एडवांस ले लेता है, 1 साल के एडवांस ले लेता है, कई जन तो ऐसे करते हैं। तो वो 60,000 ले लिए, 30,000 ले लिए, तो उस केस में आपको पता है कि ओनर ने जो भी 60,000 30,000 लिया, अगर वो उसको बैंक में जमा कराता है या कहीं जमा कराता तो क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो उसे जनरली क्या माना जाएगा, प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट माना गया इंटरेस्ट। तो बोल रहा है प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम मनी डिपॉजिटेड बाय टेनेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर यही पैसा टेनेंट के पास होता तो टेनेंट इसको कहीं जमा करा देता और उस पर इसको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। और याद रखना मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये टेनेंट यानी किराएदार के हाथ में होता तब जाके उसको इंटरेस्ट मिलता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जमा कराता, लेकिन वो उसको जमा ही नहीं करा पा रहा। क्यों, क्योंकि उसने एडवांस के फॉर्म में किसको दे दिए, ओनर को दे दिए। तो बोल रहा है इफ हाउस ओनर एज डिमांडेड एनी डिपॉजिट्स फ्रॉम द टेनेंट, जो कि टेनेंट के पास थे लेकिन अब किसके पास चले गए, हाउस ओनर के पास चले गए, तो टेनेंट को जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो बोला देन एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम ऑन सच डिपॉजिट्स विल नॉट बी एडेड इन रेंटल इनकम। ऐसे नहीं कि वो सामने वाला बोल देगा किराएदार कि आप इस पैसे को कहीं और जमा करा दोगे तो आपको तो इंटरेस्ट भी तब भी मिलेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे नहीं बोल सकता कि एक तरीके से आपका एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट हो गया ये इनकम में जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक तरीके से आपका फ़ायदा ही हो गया। क्यों, क्योंकि एडवांस भी आपको मिल गया और आप इसका चाहे कुछ भी यूज़ करो, उसका जो भी इंटरेस्ट का पार्ट होगा वो आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा। आपकी इनकम मतलब हाउस ओनर की इनकम में नहीं जुड़ेगा। ये पॉइंट आ गया इसमें। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं, पर उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको पर्टिकुलर ऊपर के 3 पॉइंट बताऊंगा। अब देखिए 3 पॉइंट से पहले आपको ये सिंपल इलस्ट्रेशन देख लेना है, क्योंकि उसके बाद के इलस्ट्रेशन थोड़े आपको क्या लगेंगे, घूमे फिरे हुए लगेंगे टिपिकल, लेकिन आप वापस से कवर करना है एक बार तो आपको आ जाएंगे, क्योंकि एक बार में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको आ पाए, क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजन ही ऐसे आपको बताया। ठीक है, तो पहले सिंपल पार्ट देखते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी इसके 2 पार्ट कवर करा दिए थे जल्दी जल्दी में। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज़ नाइदर अनरिलाइज रेंट नॉर वैकेंसी पीरियड, मतलब ना वैकेंसी के लॉस का पार्ट है ना अनरिलाइज रेंट का पार्ट है। सिंपल सा पार्ट है कि पूरे साल के दौरान आपने क्या करा, रेंट पे दिया, आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला, तो पूरे 12 महीने का रेंट दे रखा होगा, सीधी सी बात, सिंपल सा। तो यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर एक्स ओन्स 5 हाउसेज इन चेन्नई, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, सारे के सारे किराए पे दिए हैं। कंप्यूट जीएवी ऑफ ईच हाउस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। सोचिए 80 और 90 विच इज हायर, क्या आएगा। सबसे पहले हाउस का देख रहा हूँ, 80 और 90 विच इज हायर, तो हम क्या बोलेंगे 90,000। ठीक है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। अब आप क्या बोलोगे सर, जैसे डैश दिया होता है इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल है, नीला एक तरीके से मान के चलिए, तो स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं।
तो आप हमेशा इसको ऐसे मत बोल देना कि सर विचर इज़ लेस, आपने बोला कि 90 और जीरो विचर इज़ लेस, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमारी क्या हो जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो भी हो जाएगी, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है नॉट एप्लीकेबल। जब नॉट एप्लीकेबल का पार्ट आता है तो हम क्या बोलेंगे, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विचर इज़ हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब 90,000 हमारा हायर है और स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल है, तो उस केस में जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट का पार्ट आएगा वो 90 ही आएगा, ये नहीं कि जीरो आ जाएगा, 90 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज़ हायर, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, नॉट एप्लीकेबल है, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा, लोअर ऑफ थर्ड और फोर। अब देखिए थोड़ी हम जीरो ले लेंगे, हमें 90 ही लेना पड़ेगा, 90,000 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉट एप्लीकेबल है एक तरीके से, ठीक है। या हम बोल सकते हैं नॉट अवेलेबल, ऐसे भी बोल सकते हो, जीरो एक तरीके से। तो ये मत बोलना कि 90 और जीरो विच इज़ लेस, ऐसा नहीं आएगा। जब स्टैंडर्ड रेंट का पार्ट एप्लीकेबल नहीं है तो जो भी आपका अमाउंट आपने निकाला था पहले स्टेप में वही आपको एक्सपेक्टेड रेंट के फॉर्म में लेना पड़ेगा। इस वाले केस में भी देख लेना आपको 25,000 लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं सीधा आंसर के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऊपर क्वेश्चन भी सेम है और आंसर भी क्या है, यहाँ तक तो आपका सेम ही है जो मैं कवर करवा रहा हूँ। अब देखिए एक्चुअल रेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 72, तो 90 और 72 विचेरिस हमें क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा 90,000। तो मैंने क्या बताया था, पहले हायर फिर लोअर फिर हायर, इस तरीके से आपको देखना है सिंपल वाले पार्ट में। अब देखिए हाउस 2 55 और 60 विचेरिस हायर 60 और 75 विच इज लोअर 60, क्योंकि सब्जेक्ट टू क्या हो गया था आपका, मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट के जितना आएगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो इसका मतलब दोनों का जो लोअर है 60,000। एक्सपेक्टेड आ गया, एक्सपेक्टेड को किससे कंपेयर करोगे, एक्चुअल रेंट से, जो कि कितना है 72। ऊपर देख लेना क्वेश्चन में आपको 72 ही दे रखा होगा, तो 60 और 72, ठीक है। विचर इज हायर 72 हो गया, सेम इसमें भी यही है 65 विचर इज हायर 65 58 विचर इज लोअर 58 और 60 विचर इज हायर 60, सेम 24 विचर इज हायर 25 आ गया, 25 और नॉट एप्लीकेबल आ, तो आपको पता है कि इसमें जनरली आपको 25 ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा 25 और 30 विचर इज हायर 30,000। हाउस 5 में देखिए 80 और 75 विचर इज हायर 80, ठीक है। 80 और 78 विचर इज लोअर 78 और 72 विचर इज हायर 78 का पार्ट। तो ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पार्ट आ गया। अब इसमें नीचे क्या होता है, म्यूनसिपल टैक्स होता है, आपको पता है, आपने फॉर्मेट में देखा तो एनएवी निकल के आती है, फिर दो डिडक्शन होती है, एक तो 30% होती है एनएवी की और एक इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन ले रखा है, कंस्ट्रक्शन का जो भी पार्ट है, आगे मैं कवर कराऊंगा, बहुत डिटेल में पार्ट है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा पार्ट कवर। अब देखिए ये इलस्ट्रेशन का पार्ट दे रखा है जिसमें क्या बता रखा है, अनरिलाइज रेंट है लेकिन वैकेंसी पीरियड नहीं है, तो एक तरीके से हम उससे पहले ये पॉइंट कवर कर लेते हैं, जो ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन यही क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ ARR इज़ ग्रेटर देन ER, तो GAV क्या होगा, ARR के बराबर होगा, क्योंकि कुछ भी आपको मैंने अलग से नहीं बता रखा, याद रखना। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने पहले स्टेप में, जो ये पहला स्टेप था उसमें आपने क्या निकाला, विच इज़ लोअर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, ठीक है। फिर आपने ARR निकाला, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ARR निकाला। अब आपको पता है कि दोनों में से जो ज़्यादा है, तो ये बोल रहा है कि अगर ARR ER से ज़्यादा है, जैसे ER कितना है आपका 2 लाख, ठीक है, और ARR कितना है 2,40,000, ये है। तो ARR अगर ER से ज़्यादा है तो आपको पता है कि GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, ARR, क्योंकि ARR ज़्यादा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,40,000 हो गई, सिंपल सा। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, इफ़ ARR इज़ लेस देन ER ओनली ड्यू टू वैकेंसी देन GAV इज इक्वल टू ARR। देखिए अब जो ये पॉइंट बोल रखा है कि इसमें GAV इक्वल टू ARR हो गया, चाहे कम होने की वजह से भी, जबकि आपको पता है कि अगर हायर पॉइंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, ARR इज ग्रेटर देन ER, तो आपको पता है कि आपने ARR ले लिया क्योंकि और कुछ पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन आपको बोल रखा है कि वैकेंसी का रेंट भी दे रखा है, एक तरीके से अनरिलाइज रेंट भी दे रखा है। चलो ये मान के चलिए अनरिलाइज रेंट भी आपको दे रखा है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख है। अब देखिए मैं एक्चुअल रेंट नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एनुअल रेंट जो आपको अगर मिलता पूरे साल का, तो 20,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग इंटू 12 के हिसाब से 2,40,000 रुपये मिलता, ठीक है। उसमें से मान के चलिए 10,000 रुपये का रेंट आपको नहीं मिला, अनरिलाइज है, ठीक है। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ऐसे बोल सकते हैं कि 3 महीने आपका खाली रहा, तो 20,000 इंटू 3 कितना हो गया, 60,000, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वैकेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो ये वैकेंसी का लॉस हो गया एक तरीके से, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो 240 में से 70 गए तो कितने बचे, 170। अब आप देख सकते हैं
कि 170 आपका ARR है। आपको मैंने सिंपल जब प्रोविज़न बताया तो क्या बताया, ERR और ARR विच इज़ हायर, तो क्या लेते आप 2 लाख लेते, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें वैकेंसी का लॉस भी आ रहा है और इसमें ड्यू टू अदर रीजन वाला भी आ रहा है। इसका मतलब अनलाइज रेंट ड्यू टू अदर रीजन में जाता है कि अगर अनलाइज रेंट आपको रेंट नहीं मिला तो वो अदर रीजन में चले जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर वैकेंसी की वजह से हो रहा है ARR कम, सोचिए एक बार कि 170 का आपको एक्चुअल रेंट मिला, अगर आप है ना क्या करते, ये मान के चलिए कि अनलाइज रेंट जोड़ते तो कितना होता, कहने का मतलब अगर आपको मिल जाता तो 180, फिर भी आपका ER क्या होता, ज़्यादा ही होता। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो है ना ARR कम है वो अनलाइज रेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि अनलाइज रेंट चाहे मिल भी जाएगा ना तब भी हमारा ER ज़्यादा ही होगा और ARR तब भी हमारा कम होगा। मान के चलिए आपको अनलाइज रेंट मिल जाता तो तब भी हमारा 180 होता और वो ER से कम ही होता। लेकिन अगर आपका वैकेंसी की वजह से हो गया, अब वैकेंसी जोड़िए, अगर ये 3 महीने का रेंट आपको मिल जाता, मतलब 3 महीने के लिए किराएदार मिल जाता तो वो खाली नहीं रहता, खाली नहीं रहता तो आपको 60,000 मिलते। तो जैसे 180 में 60 जुड़ गए तो वो 240 बन जाता और 240 ER से ज़्यादा हो जाता। तो एक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बेनिफिट देने के लिए क्या बोला कि जो भी आप एक्चुअल रेंट रिसीवल निकालते हो, मतलब लेस करने के बाद निकालते हो, तो इस बार आप लोअर वाला पार्ट भी ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो आपका पार्ट है वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू वैकेंसी की वजह से हुआ है। तो अगर वैकेंसी का रेंट आपको मिल जाता तो वो 240 बनता, 240 और 2 लाख विच इज हायर तो कितना था, 240 आता। लेकिन वैकेंसी के लॉस की वजह से ही आपको रेंट क्या मिला, कम मिला। चलो अनलाइज भी लेस तो करना ही है, हमेशा लेस करना है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि मेन रीज़न क्या है इसमें से, दोनों रीज़न में से मेन रीज़न वैकेंसी का मेन रीज़न है। तो अगर वैकेंसी की वजह से मेन रीज़न होता है और जिसकी वजह से आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ER से कम आता है, तो उस केस में आप एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ले सकते हो। ये सबसे सिंपल पार्ट है। फिर देखिए तीसरा क्या बोल रखा है, अगर ARR लेस है लेकिन किसकी वजह से, अदर रीजन की वजह से, यानी उल्टा हो जाता। अगर आप बोलते कि सर लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में, 1 मिनट में बना लेता हूँ। देखिए अब मैंने ये बना लिया है, तो देखिए वही ER आ गया 2 लाख। इस बार मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, अनलाइज रेंट बोल दिया 60 है और लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है, 10,000 है, कि 15 दिन ही मान के चलिए खाली था, तो वो 15 दिन के हिसाब से 10,000 आपको क्या क्या नहीं मिला, रेंट नहीं मिला एक तरीके से, क्योंकि वैकेंट रेंट था एक तरीके से, ठीक है। और अनलाइज रेंट ये मान के चलिए कि आपको 3 महीने जो भी है पर्टिकुलर उसके हिसाब से रेंट नहीं मिला, क्योंकि अभी तो मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब ये मत बोलना कि जैसे देखिए आपको बताया कि इसमें रीजन देखते हैं, रीजन कैसे देखेंगे, आपको बताया कि अगर 170 में आप 10,000 ये वैकेंसी के भी जोड़ के देखोगे तो ये कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो हमें पता है कि अभी भी ER ज़्यादा है, हायर ही है, ठीक है। और एक्चुअल रेंट जो रिसीवेबल है उसका कम होने का रीज़न ये नहीं है, उसका मेन कम होने का रीज़न क्या है, इस बार अनलाइज रेंट है। तो जैसे हम इसमें अनलाइज रेंट जोड़ेंगे तो 60,000 तो ये 2,40,000 ये हो जाएगा। तो इस केस में हमें ये बेनिफिट नहीं देता। बेनिफिट हमें कब देता है, जब भी वैकेंसी का रीजन हो। अदर रीजन में क्या बोलेगा कि आपका हायर ही बनेगा, तो हायर का मतलब क्या हो गया हमारा, 2,01,70, हायर क्या होगा, 2 लाख ही बनेगा। तो उस केस में हमारा ER ही आएगा। तो ये केस होता है। अब देखिए लोग इसको अलग अलग ढंग से समझाते हैं, तो वो समझने के ऊपर होता है। मैं यहाँ पे एनुअल रेंट लेता हूँ। कई जने क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं कि 12 महीने का किराया है, उसमें बताया 3 महीने वैकेंट है, तो उसको पहले से हटा देंगे और 9 महीने का डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इसको लेंगे ही नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले पूरे 12 महीने का लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कवर करता हूँ। देखिए एक और चीज़ ये भी रखना, अगर 12 महीने का रेंट है उसमें से मान के चलिए कि 2 महीने वैकेंट है और 1 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कितना है, सेल्फ, तो आपको जो एनुअल रेंट लेना है वो 11 महीने का ही लेना है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड को लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से कई जने अगर ये लेंगे तो वो भी क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड को लेंगे नहीं, और 2 महीने का जो रेंट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो वो 1 महीने का था और 1 महीने का सेल्फ ऑक्यूपाइड था और 2 महीने का क्या था, वैकेंसी वाला पार्ट था, तो वो 2 महीने का तो वैसे भी नहीं लेते और सेल्फ ऑक्यूपाइड तो वैसे भी नहीं लेंगे, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, यानी चाहे मेरा वाला केस हो चाहे आप अपने तरीके से करो, तो तब भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो वैसे भी नहीं लेते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता, 11 महीने का लेता, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का पीरियड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और उसका एनुअल रेंट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। और चाहे अगर आप वैकेंसी का नहीं ले रहे हो और तब भी आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का पार्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। और याद रखना एक और चीज़, ये लॉस ड्यू टू वैकेंसी में लेस करवाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने 6 में से 4 बुक देखी है और मैंने इस पर बहुत टाइम ख़राब किया है, तो मुझे पता है कि जनरली ये लेस होना सही रहता है। कई बुकों में मैंने देखा है, जैसे CMA की बुक में देख रखा है तो उसमें जनरली इसको लेस नहीं कर रखा, लेकिन मेरे पास जो BCom की बुक है या CS की बुक है या मैंने 2-3 जगह और रेफरेंस में या प्रोफेसर्स की बुक देखी, या बोल सकते हैं कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो भी हैं बड़े बड़े CA से रिलेटेड हैं,
उनसे रिलेटेड मैंने क्या करा, पीडीएफ देखी तो उसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी का पार्ट क्या है, लेस हो रखा है। और मेरे पास जो बुक है उसमें थोड़ा सा क्या है, आंसर अलग ढंग से निकलता है लेकिन सेम निकल के आता है। तो आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि देखिए मोस्टली 99% सबने ये कवर कर रखा है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा थियोरटिकल पार्ट तो ज़्यादातर ये आएगा। अब मान के चलिए कि अगर ये वाला पार्ट आ गया कि ए आर आर लेस देन ई आर है, किसकी वजह से, अदर रीजन। अदर रीजन मतलब क्या हो सकता है, वैकेंसी के अलावा अनलाइज रेंट हो सकता है, ठीक है। लोअर रेंट फिक्स कर दिया, लोअर रेंट का मतलब क्या है, कम रेंट। कम रेंट की वजह से क्या हुआ, किराया कम मिला, एक्चुअल रेंट कम मिला, ठीक है, सीधी बात है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, आपने खुद ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया, 12 महीने में से 6 महीने तो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रेंट है वो 6 महीने का कम ही होगा। तो अगर वो रीजन होता है तब सीधी सी बात है हायर ही लोगे। हायर क्यों लोगे, क्योंकि वो जो ड्यू टू अदर रीजन है वो आपकी कमी है, या आप क्या कर रहे हो उसको खुद यूज़ कर रहे हो। आपने लोअर रेंट खुद ने फिक्स किया है, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद ने किया है, तो उस केस में क्या होगा, ए आर आर और ई आर आर विच इज़ हायर। तो सीधी सी बात है ई आर ही ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड रेंट ही ज़्यादा होगा। फिर उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी जो भी होती है वो लेस करनी पड़ती है, यानी वैकेंसी पीरियड का जो भी रेंट होता है, जिसको हम वैकेंट रेंट भी बोल सकते हैं, वो आपको लेस करना पड़ता है। अब देखिए अदर रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि फिक्सेशन ऑफ लोअर रेंट ओइंग टू सच अनलाइज रेंट विच फुलफिल द कंडीशंस ऑफ रूल 4 जो कि मैंने आपको बताई थी अभी, और ऑन अकाउंट ऑफ यूजिंग द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के दौरान सेल्फ ऑक्यूपाइड जो भी आपने यूज़ किया है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जनरली उसकी वजह से आपका जो भी एक्चुअल रेंट है वो कम बन जाता है और ई आर आपका ज़्यादा रह जाता है, तो आपको हायर ही लेना पड़ेगा, ई आर ही लेना पड़ेगा। तो एक केस में एक्सेप्शन है, वो भी किसकी वजह से, अगर आपके ये पार्ट भी दे रखे हैं और वैकेंसी का पार्ट भी दे रखा है। मेन रीजन अगर वैकेंसी है, वैकेंसी की वजह से अगर आपका ए आर आर कम बन रहा है, क्योंकि अगर वैकेंसी का रेंट मिल जाता तो आपका ए आर आर ई आर से ज़्यादा हो जाता, लेकिन आपको नहीं मिल पाया किसकी वजह से, वैकेंसी की वजह से, तो आप कम वाला अमाउंट ले सकते हो, मतलब आप ए आर आर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अदर रीजन है तो उसमें तो आप हायर वाला ही लीजिए, क्या लीजिए, हायर वाला। एक एग्जांपल मैंने मेरे हिसाब से, ये वाला तो नहीं है, ये वाला तो नॉर्मल एग्जांपल है, जिसमें क्या बोल रहा है कि कोई वैकेंसी पीरियड नहीं है लेकिन अनरिलाइज रेंट है। लेकिन इसके बाद मैंने 2 एग्जांपल और कवर किए हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये बोल रहा है सार्थक हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्यूनसिपल वैल्यूशन इज ₹1,30,000 पर एनम, द फेयर रेंट इज ₹1,10,000 पर एनम एंड द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट इज ₹1,20,000 पर एनम। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर ए रेंट ऑफ ₹11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, यानी 11,000 इंटू 12 करूँगा तो कितना आएगा, 1,32,000 निकल के आएगा, ठीक है। अनलाइज रेंट कितना है, 11,000 एंड ऑल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। वही अनलाइज रेंट की जो भी कंडीशन थी वो पूरी हो गई, इसका मतलब आप लेस कर सकते हो, ये आपको अलाउ है डिडक्शन के फॉर्म में। कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर कितना है 130, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,20,000, तो 130 और 120 विच इज लोअर 120, ठीक है। एक्सपेक्टेड आ गया। अब आपको बताया कि एक्चुअल कितना है, एक्चुअल जो रेंट है, सॉरी ए आर आर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनुअल रेंट चाहिए। तो एनुअल रेंट कितना है, 11,000 पर मंथ का रेंट है, तो पूरे साल का कितना होगा 132। उसमें से हमें पता है कि देखिए यहाँ वैकेंसी का पार्ट तो है ही नहीं, तो अनरिलाइज रेंट लेस कर दिया, तो क्या बचा 121, 120 और 121 विच इज हायर, तो 121 आपका पार्ट आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये अदर रीजन भी तो है, तो मैंने क्या बताया, जब वैकेंसी के साथ अदर रीजन होता है तब जाके फ़र्क पड़ता है, अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी तो आपको हायर ही लेना पड़ेगा। तो ई आर और ए आर आर दोनों में से जो हायर है तो अपन को क्या लेना पड़ा, जी ए वी 1,21,000 लेना पड़ा, क्योंकि देखिए एनालाइज रेंट की वजह से ही आपका रेंट कम बन रहा है, नहीं तो आपका रेंट ज़्यादा होता, ठीक है। तो हमें ये रीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वैकेंसी का पार्ट मेन है वो इफेक्ट कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक्सेप्शन बोल देते हैं, और एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, हम उसमें लोअर कंसीडर करते हैं। लोअर का मतलब उस केस में हमारा ए आर आर आ जाता है, यानी क्योंकि ए आर आर इसी वजह से कम हुआ है, किसकी वजह से, वैकेंसी की वजह से कम हुआ है, तब जाके हम एक्सेप्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन बोली नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, दोनों में से जो हायर है। और एक और चीज़ याद रख लेना, अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो कि आपने किराए में दी, लेकिन अभी तक वो कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो मान के चलिए कि अगर वो अप्रैल मई 1 जून तक बन गई, यानी 1 जून को आपने किराए पे दे दी, ये मान के चलिए 31 मई को बन गई थी और अगले दिन से आपने किराए पे देना चालू कर दी, तो आप अप्रैल और मई का किराया ले ही नहीं पाए। क्यों, क्योंकि तब तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, वो 31 मई तक कंस्ट्रक्ट हुई थी, और 1 जून से लेकर 31 मार्च, इसका मतलब 10 महीने का जनरली आपको किराया मिलेगा। तो उस केस में आपको म्यूनसिपल वैल्यू को भी, फेयर रेंट को भी, स्टैंडर्ड रेंट को भी 10-10 महीने का करना पड़ेगा। कब, जब भी आपने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है या बेच दिया है,
जैसे मान के चलिए कि 12 महीने यूज नहीं करा, आपने 10 महीने क्या करा, किराए पे दिया और आपने बेच दिया, तो उस केस में आपको म्यूनसिपल वैल्यू को भी 10 महीने का करना पड़ेगा। अगर आपने खरीदा है और 10 महीने ही आपने किराए पे दे पाए, क्योंकि आपने जब खरीदा तो कब खरीदा, 1 जून को खरीदा और 1 जून को ही आपने किराए पे दे दिया। ठीक है, अगर आपने 1 जून को खरीदा और 1 जुलाई को किराए पे दिया, तो आपको पता है कि 1 जुलाई से आएगा। कब से आएगा, 1 जुलाई से। लेकिन आपको पता है कि आपने 1 जून से खरीदा है, तो परचेज का पीरियड जो भी आएगा, यानी सॉरी, जो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट का पीरियड आएगा, वो कब से आएगा, जब से आपने खरीदा। तो बोल रहा है कि मकान जब से बना उसके बाद आपने किराए पे दिया, तो जब से मकान बना है तब से लेकर 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो कवर करेंगे। जैसे 10 महीने का है तो 10 महीने का कवर करेंगे, 11 महीने का है तो 11 महीने का कवर करेंगे। अगर आ गया एग्जाम में तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि एक्स्ट्रा पार्ट था। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन। When there is vacancy period and unrealized rent, Ganesh has a property whose municipal valuation is rupees 2,50,000 per annum। ठीक है, तो देखिए फेयर रेंट तो अपना 2 लाख दे रखा है पर एनम, और स्टैंडर्ड रेंट जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू फिक्स हो रखा है वो कितना है, 2,10,000 पर एनम है। ठीक है, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर ए रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। ठीक, हाउएवर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2020। अभी आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा इसमें गलत था पीरियड, तो मैंने इसको सही कर दिया है। तो ये पहले 19 हो रखा था और ये 1920 हो रखा था, तो इसको मैंने सही कर दिया, ये 31 जनवरी 2020 है। अब देखिए आपको होता है कि प्रीवियस ईयर 1920 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021 है। अनरिलाइज रेंट कितना है, 20,000, और ये बोल रहा है कि उसके रूल 4 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। आपको जीएवी निकाल के बताना है गणेश की हाउस प्रॉपर्टी का असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा है। अब सोचिए कि इसमें क्या बोल रहा है, द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी, तो इसका मतलब फरवरी और मार्च 2 महीने का, और आपको बताया कि रेंट कितने का है पर मंथ, ये रहा 20,000, तो 20,000 इंटू 2, 40,000 का वैकेंसी का लॉस हो गया। इसका मतलब वैकेंट होने के कारण, हाउस प्रॉपर्टी खाली रहने के कारण आपको इतना रेंट नहीं मिला। ठीक है, और अनरिलाइज रेंट कितना है, 20,000 है, 1 महीने का कोई रेंट नहीं मिला मान के चलिए। क्योंकि आपको ये पता करना है, देखिए प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहे हैं, 2 महीने खाली रहा, तो इसका मतलब 10 महीने किराए पे दिया गया है, और 10 महीने में से आपको 20,000 नहीं मिले तो 1 महीने का रेंट ये नहीं मिला मान के चलिए। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम पूरा का पूरा पार्ट कवर करते हैं तो एनुअल रेंट के हिसाब से देखते हैं, तो एनुअल रेंट कितना, 240। मैंने क्या बोला, आप चाहो तो जो वैकेंसी का लॉस है, यानी आप 10 महीने का ही रेंट ले सकते हो, 12 महीने का कवर मत करो, फिर बाद में अनलाइज रेंट लेस करो। जैसे देखिए म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है, 2,50,000, और फेयर रेंट कितना है, 2,00,000। 2,50,000 और 2,00,000 विच इज़ हायर, कितना आएगा, 250। अब देखिए ये मत बोलना कि बीच में खाली हो गया तो सर आप तो 10 महीने का लीजिए या 250 को, ऐसा नहीं करते। वो किसके केस में लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के केस में। अगर मकान बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ है, परचेज किया है या बेचा है, तो उस पीरियड के हिसाब से जनरली म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं होगा, अनरिलाइज रेंट के केस में, वैकेंट रेंट के केस में, यानी वैकेंसी के केस में ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये पूरे के पूरे 12 महीने का ही आएगा, पूरे पीरियड के लिए आएगा, याद रखना। ठीक है, तो म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है, 250, और फेयर रेंट 2,00,000, दोनों में से जो ज़्यादा है वो है 250। ठीक है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000, तो दोनों में से जो कम है तो क्या आएगा, 250। थोड़ी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दोनों में से जो कम है वो कितना आएगा, 2,10,000 आएगा, ये 2,10,000 आ गया। अब देखिए इसमें बोल रखा है कि एक्चुअल रेंट रिसीवल, इसमें एनुअल रेंट रिसीवल कितना है, यह एक्चुअल रेंट रिसीवल निकालना पड़ता है, तो उसके लिए पहले एनुअल रेंट देखिए 240, अब उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस कर दीजिए 40, और अनरिलाइज रेंट 20,000 का 40। समझ गए कैसे, मैंने आपको बताया कि वैकेंट कब हुआ है, 31 जनवरी को, मतलब फरवरी को और मार्च को खाली था मकान, तो उस पर किराया नहीं मिला, तो आपको बताया कि 20,000 पर मंथ था, 2 महीने के हिसाब से 40,000 नहीं मिले, तो आप देख सकते हैं 1,80,000। अब देख सकते हैं ARR कम आ गया, पर वो किसकी वजह से कम आया, इसकी वजह से आया या इसकी वजह से आया। तो आप क्या कीजिए, जो 1,80,000 आया इसमें एक बार अनरिलाइज रेंट का 20 जोड़ के देखिए, तो आप क्या बोलोगे कि अगर अनरिलाइज रेंट मिल जाता तो 2 लाख होता, तो हमारा ARR अभी भी ज़्यादा नहीं हो रहा ER से। तो मेन जो कमी की वजह थी, क्योंकि आपको पता है कि ERR अभी भी 2,10,000 आ रहा है, तो अगर हम 2 लाख में वापस से वैकेंसी का लॉस जोड़ देंगे तो हमारा 240 बन जाता है, और 240 2,10,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब मेन रीज़न जो है वो किसका रीज़न है, वैकेंसी की वजह से है। तो जब भी वैकेंसी की वजह से हो तो हम क्या लेते हैं, GAV इक्वल टू ARR। क्या लेंगे, GAV इक्वल टू ARR। ARR का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल रेंट जो रिसीवेबल है, यानी 1,80,000 लेंगे। तो हमें पता है कि 1,80,000 जो 2,10,000 से कम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वैकेंसी के लॉस की वजह से आ रहा है। वापस से बता देता हूँ, ढंग से सुन लेना कि 180 का आपका पार्ट है, इसमें एक बार आप 20 जोड़ के देखिए कि अगर अनरिलाइज रेंट मिल जाता तो कितना बनता, वो 2 लाख बनता। ठीक है,
तो आपको पता है कि अभी भी ये कम आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा आ रहा है ER, और ये पार्ट अभी भी जो 2 लाख का है वो कम आ रहा है। तो इसमें एक बार आप है ना वैकेंसी का लॉस जोड़ के देखिए कि अगर ये 2 महीने का रेंट आपको मिल जाता है, इसका मतलब 2 महीने के लिए मकान खाली नहीं रहता, और कोई किराएदार मिल जाता तो 40,000 रेंट मिलता, तो इसका मतलब 2,40,000 मिलता। लेकिन आपका मकान खाली रह गया, आपने बहुत कोशिश करी, आपको किराएदार नहीं मिला, तो इस तरीके से वो खाली रह गया। वैकेंट, वैकेंट उसे ही बोलते हैं कि आपने बहुत कोशिश करी, आपको किराएदार नहीं मिला, आप बहुत ढूंढ रहे थे, आपको किराएदार नहीं मिला। तो अगर वो मिलता तो आपकी इनकम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 2,40,000 बनता, जो कि नहीं हो पाया। तो उस केस में इनकम टैक्स ने आपको बेनिफिट दे दिया और क्या बोला कि आप कम वाला पार्ट ले सकते हो और आप एक्सेप्शन अवेल कर सकते हो। तो एक्सेप्शन मतलब अपवाद क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे GAV इज इक्वल टू ARR हो गया। ARR मतलब 1,80,000 हो गया, कम वाला पार्ट आप ले सकते हो। आ गया, यही नीचे दे रखा है। नाउ क्या बोल रहा है कि अगर प्रॉपर्टी को 2 महीने लेट आउट कर देते जो खाली थी, दैट इज़ फॉर द पीरियड इट रिमेंड वैकेंट, अगर जो खाली पीरियड था उसके लिए प्रॉपर्टी को किराए पे दे देते तो ARR कितना होता 2,40,000, ठीक है, और उसमें से अनलाइज कितना लेस होता 20, तो इसका मतलब 2,20,000 हो जाता, जो कि एक तरीके से 210 से ज़्यादा है। याद रखना, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको जो भी रेंट मिला वो कितना मिला, एक तरीके से 1,80,000 मिला है, लेकिन अगर 1,80,000 में मैं 40,000 जोड़ देता हूँ तो मुझे पता है कि 2,20,000 हो जाएंगे, तो वो वैकेंसी की वजह से ही मेरा अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, जो कि ER से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब मेन रीज़न किसकी वजह से, वैकेंसी की वजह से। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि दस वी कैन से दैट ARR इज लेस देन ER ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से। तो उस केस में GAV इज इक्वल टू ARR इज इक्वल टू 1,80,000 हो जाएगा। एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे, जो मेरा तरीका है सिंपल, यानी मैंने जो अपनी BCom की बुक में देख रखा है, मैंने तो नहीं दिया, मैंने जनरली कवर किया हुआ है। तो इसमें देखिए एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ तक सेम निकालते हो, फिर हम क्या करते हैं ARR जब भी मानते हैं तो पूरे साल का रेंट मानते हैं, उसमें से हम ये लेस नहीं करते कभी भी, मेरे जो कवरेज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो BCom की बुक में कवरेज है उसके अकॉर्डिंग। उसमें क्या बोलता है कि 2,40,000 में से 20 लेस कर दो, तो कितना हो गया 220, ठीक है, यानी एक्चुअल में जो अनलाइज रेंट है वो लेस कर दो, और ये मान के चलो कि अगर ये 2 महीने का क्या होता वैकेंट नहीं होता तो ये भी हमें मिलता, तो इसका मतलब कितना होता 180 की जगह 220 होता। अब देखिए ये बोल रहा है कि ER और ARR विच इज़ हायर, जैसे नॉर्मल आप सोचते हो ना, इतना मत सोचो कि वैकेंसी की वजह से हुआ या नहीं हुआ, आपको बस क्या करना है पूरे साल का रेंट लेना है, उसमें से अनलाइज रेंट लेस कर देना है, और ये सोचना है कि दोनों में से क्या हायर है। तो मैं क्या बोलूँगा 2,20,000 हायर है, फिर उसके बाद जितना वैकेंसी का लॉस है वो लेस कर देना 40,000, आपका देखिए 180 ही आएगा, और अपना क्या था 180 था, तो आपका हमेशा सेम आएगा। क्या बताया मैंने कि जैसे ही आपकी क्या आती है ER का पार्ट आता है, उसके बाद ARR आता है, तो उसमें आपको क्या करना है एनुअल रेंट मान के चलना है। याद रखना अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो तो हटाना ही है, चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे मेरा वाला केस हो, चाहे मैंने अभी आपको बताया वो वाला केस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं लेते हैं। तो एनुअल रेंट आपको मान के चलना है कि 12 महीने का है, उसमें अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो 1 महीने का है तो वो हटा देना, 11 महीने का होगा। अगर 2 महीने का सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 10 महीने कर देना। मैं वैकेंसी की बात नहीं करना, मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी आप खुद के लिए रह रहे हो, खुद उस घर में रह रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो एनुअल रेंट आपका मान के चलिए 12 महीने का, अभी तो उसमें से अनलाइज रेंट 20,000 हटा दिया, तो 240 में 20 गए तो कितने बचे 2,20,000 गए, 2,20,000 बचे, 210 और 220 विच इज़ हायर, तो 220, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना है लेस, जो वैकेंसी का लॉस है 40,000 वो लेस कर देना है, तो आपके पास क्या बचा 1,80,000 बचा। अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है 1,80,000 आ रहा है। तो ये मेरा तरीका है जो कि मैंने पर्टिकुलर किसी बुक में देखा है और मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं कि एक और कवर कर लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उल्टा कैसे होता है। उल्टा मतलब ज़रूरी नहीं कि वैकेंसी की वजह से ही पार्ट हो, किसकी वजह से हो सकता है अनलाइज रेंट की वजह से भी फ़र्क पड़ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें भी मेरा प्रीवियस ईयर का थोड़ा गड़बड़ है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मैंने इसको सही कर दिया। ये बोल रहा है व्हेन देयर इज़ वैकेंसी पीरियड एंड अनरिलाइज रेंट, ऊपर की तरह ही है, लेकिन अमाउंट की वजह से ज़रूरी नहीं है ARR आए, अमाउंट की वजह से चेंज हो सकता है। पहले आपका ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की रीजन की वजह से था, इस बार मैंने उल्टा बताया अदर रीजन की वजह से, यानी मोस्टली आपके अनरिलाइज रेंट की वजह से। देखिए बोला मिस्टर एक्स ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, ही लेट्स दिस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1924 रुपीज़ 7,000 पर मंथ। द हाउस वॉज ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 जनवरी 20, ठीक है। फ्रॉम 1 फरवरी 2020 इट रिमेंड वैकेंट। ये बोल रहा है कि देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी को हाउस ऑक्यूपाइड किया गया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 10 महीने के लिए, और फरवरी से यानी फरवरी मार्च वही वैकेंट रहा, ऊपर की तरह ही हल्का सा। मिस्टर एक्स फेल्स टू रिलाइज रुपीज़ 10,000 फ्रॉम द टेनेंट, वो अनरिलाइज रेंट की बात कर रहा है।
द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज 82,000 पर एनम। इस बार क्या है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दे रखा है। कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। अब देखिए, चाहे मेरा केस हो, यानी चाहे मैंने आपको अपनी बीकॉम की बुक के अकॉर्डिंग बताया या आपके अकॉर्डिंग यानी पर्टिकुलर पीडीएफ के अकॉर्डिंग बताया, सेम ही पार्ट है, एक्सपेक्टेड रेंट तो सेम ही निकलेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवल क्वार्ट। तो आप सोचिए कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर ये 7,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे 12 महीने का किराया मिलता तो कितना मिलता, 84 मिलता। लेकिन उसमें से 2 महीने 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च को ये खाली रहा, यानी बहुत कोशिश करी लेकिन किराएदार यानी टेनेंट नहीं मिला। तो उस केस में 7,000 इंटू 2 14,000 ये गए। और अनरिलाइज रेंट का पार्ट आपका कितना है, 10,000 है, तो क्या हुआ 60। अब आप देख सकते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ गया और ARR एक्चुअल रेंट जो है वो क्या हो गया, आपका कम आ गया। अब आपने रीजन देखा, तो एक तरीके से आप देखिए कि अगर आप 60 में से क्या जोड़ के देखते हैं, देखिए 60 में एक बार मैं ये जोड़ के देखता हूँ, वैकेंसी का जोड़ के देखता हूँ कि यार वैकेंसी से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं देख के जोड़ रहा हूँ कि 60 में 14 जोड़ के देखता हूँ तो 74 आ रहा है। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़ याद रखना, मैंने चाहे ऊपर आपको बताया तो वो कैसे भी बताया, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जब मैंने ऊपर आपको पार्ट बताया तो 180 था, 180 में सिर्फ आपको एक बार सबसे पहले 40,000 जोड़ के देखना है। तो 2,20,000, तो आपको बताया कि 2,20,000 जो है ना वो 2,10,000 से ज़्यादा आने लग गया। तो तब आपको पता चल गया कि वैकेंसी की वजह से, फिर चाहे कोई भी रीजन हो उसके बाद इसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने आपको 180 में 20 जोड़ के दिखाया ना, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 180 में 40 जोड़ के देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि यार वैकेंसी की वजह से हुआ है। लेकिन वैकेंसी के अलावा अगर अदर रीजन से हुआ है, यानी वैकेंसी भी है और अदर रीजन भी है, तब हम क्या बोलेंगे कि दोनों में से जो हायर है तो ER ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए 60 + 14 करके देखिए 74। तो ये बोलना चाहता है कि अगर वैकेंसी नहीं होती तो आपको 14,000 रुपये का रेंट मिलता, तो वो 74 होता, लेकिन अभी भी वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आता, अभी भी वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आता। तो आपके एक्सेप्शन का केस तो आया ही नहीं, इसका मतलब अभी भी हायर आप लोगे। हायर का मतलब क्या होगा, टैक्सेबल ज़्यादा बनेगा, और वो टैक्सेबल बनता ही आपको फ़ायदा कब देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब आपका वैकेंसी के रीजन की वजह से अगर ये मिलता और ये इससे ज़्यादा मिलता जो कि आपको रियल में नहीं मिल पाया। रियल में आपको कितना मिल पाया, इतना। लेकिन मान के चलिए अगर ये 30 होता तो 60 + 30 90, इसका मतलब क्या हुआ, मेन वैकेंसी की वजह से ही लॉस हुआ है, तब मैं एक्सेप्शन बोलता और तब मैं 60 को मानता, यानी ARR को क्या मानता, अपना GAV मानता। लेकिन अभी क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि अभी देखिए 60 में 14 जोड़ रहा हूँ तो 74, जो कि 82 से ऊपर आ ही नहीं रहा, सीधी सी बात है। अब देखिए 74 है, अब जैसे ही मैंने इसमें अनलाइज रेंट जोड़ दिया 84, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वैकेंसी की वजह से भी है और अदर रीजन की वजह से है। तो जब भी ये पार्ट आए तो हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू अदर रीजन। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी को जोड़ के देखिए, फिर जैसे ही आपको पता चला कि यार अनरिलाइज रेंट भी है तो उसको आपने जोड़ के देखा तो वो 84 जो कि 82 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब अदर रीजन का जब भी पार्ट आता है तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सोचते हो कि ER और ARR विच इज़ हायर, तभी हम हर बार क्या बोलते हैं कि ER ही आएगा। तभी देखिए मैंने ऊपर भी जब भी आपको क्या है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कवर कराया, देखिए ये वाला मैंने बोला कि AR इज लेस देन ER ड्यू टू अदर रीजन। तो याद रखना मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल रखा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलता कि वैकेंसी भी है साथ में, लेकिन मेन जो फिक्सचर है, मेन जो फीचर है वो किसकी वजह से हो रहा है, अदर रीजन की वजह से हो रहा है, तो उस केस में क्या बोलूँगा कि GAV = ER हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल कवर करवाया ये वाला, तो इसमें मैंने क्या बोला, 60 के साथ मैंने 14 करके देखा 74, तो अभी भी 82 से कम आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अदर रीजन जोड़ के देखा तो वो क्या होने लग गया, 84 होने लग गया, जो कि 82 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि अदर रीजन की वजह से ही हमारा जो रेंट है वो एक तरीके से अफेक्ट हुआ है और हमें कम मिला है। क्योंकि वैसे अगर हमें मिल जाता वैकेंसी की वजह से तो 74 मिल जाता, लेकिन अनलाइज रेंट की वजह से 10,000 का फ़र्क हो गया और वो हमें कम मिला है। तो उस केस में हम क्या लेंगे, हायर, यानी हायर का मतलब हम ER लेंगे। अब देखिए 82 लेंगे और 82 में से हम क्या लेस कर देंगे, बोलिए क्या लेस करेंगे, वैकेंसी के लॉस का पार्ट 14,000 को लेस कर दोगे। ऊपर पढ़ के देखना, यही बोल रखा है मैंने। अब देखिए क्या बोला, नाउ इफ़ द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर 2 मंथ दैट इज़ फॉर द पीरियड इट रिमेन वैकेंट, AR वुड बी ₹84,000 - 10 74,000। इट मीन्स ARR इज लेस देन ER नॉट ओनली ड्यू टू वैकेंसी बट ऑल्सो ड्यू टू अदर रीजन। देखिए यहाँ पे ये बताना चाहता है कि अगर प्रॉपर्टी को मैंने 2 महीने किराए पे एक तरीके से अगर किया होता तो उस केस में क्या होता कि 84,000 था और ये किराया मुझे मिल चुका है, तो इसको छोड़िए और सिर्फ इसमें अनलाइज रेंट लेस करता तो मेरा 74,000 होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी भी जनरली मेरा जो पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम ही आ रहा है।
तो इसका मतलब मेन रीज़न अनरियलाइज रेंट ही है, यानी इस 10,000 की वजह से ही मेरा पार्ट कम आ रहा है, क्योंकि अगर 10,000 मुझे मिल जाता तो वो 84 होता और 84 82 से ज़्यादा होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है बट दस वी कैन से दैट ARR इज लेस देन ER ड्यू टू अदर रीजन। तो इस केस में GAV इज इक्वल टू ER माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो इस केस में 82 में से 14 गए और 68,000 हो गया। 82 आपने ER लिया और लॉस ड्यू टू वैकेंसी आपने लेस कर दिया, तो बाकी 68 आ गया। अब इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बताया हूँ जो मुझे सिंपल लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, जो आप बार बार देखोगे कभी ना कभी कंफ्यूज होगे। इसकी जगह आपको क्या करना है, एक सिंपल सा पार्ट करना है। जब भी अगर एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आ गया, यानी न्यूमेरिकल आ गया, थ्योरेटिकल आ गया, तो ऊपर तो आपको पढ़ना ही है। अब देखिए आप क्या सोचिए कि ER आपका निकला हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया कि एनुअल रेंट यही मान के चलना है कि आपका पूरे साल का है। हाँ, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो पीरियड हटा देना, लेकिन यहाँ पे पूरा के पूरे साल एक तरीके से मान के चल रहे हैं, तो 12 इंटू 7 कितना आ गया, 84 आ गया। अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, अनरियलाइज रेंट लेस कीजिए तो कितना आया, 84 में से 10 गया, इसको भी भूल जाइए अमाउंट को, तो 74 आया। 82 और 74 हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, और ये ARR ही है मान के चलिए। तो 82 और 74 विच इज हायर, 82 आया, आ गया। अब उसमें से माइनस क्या करना है आपको, हर बार क्या करना है, वैकेंसी का लॉस कितना हुआ, 7,000 इंटू 2, 7,000 रुपये का रेंट था और 2 महीने का 14,000, तो आंसर क्या आया, 68। और नीचे भी आंसर क्या आ रहा है, 68 ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताऊं तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऐसे बन जाता है। देखिए GAV दे रखा है, तो आप इससे अच्छा स्टेप 1 कहाँ गया, स्टेप 1 निकालते हैं ER, और ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकालते हैं, तो इसमें इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, तो आपको पता है कि ARR निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है कि ER और ARR विच इज़ हायर, ये हमेशा लेना है, और बाकी ये तीनों चीज़ें बोल देना, भूल जाना, इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने नीचे 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए थे ये वाले, इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ER और ARR विच इज़ हायर, ये आ गया, इसको मत लेना, याद रखना। अब दोनों में से जो भी हायर आएगा उसमें उसके बाद जो भी वैकेंसी का लॉस है वो लेस कर देना, चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब याद रखना कि मैंने ER के साथ ये माइनस लिया है, किसी बुक में लिया जाता है, किसी में नहीं लिया जाता। ठीक, अब मैंने जो आपको अल्टरनेटिव केस बताया वो एक बार आप करके देख लेना, और जो मैंने ये वाला केस भी बताया जो कि मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ, यानी PDF में आपको प्रोवाइड कर रखा है, वो भी करके देख लेना। दोनों में से आपको जो सूटेबल लग रहा है उस हिसाब से करके देखना। इसके आगे मैं पार्ट नहीं बता पाऊँगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे ये एग्जाम्पल कवर कर दिए हैं, तो मैंने आपके बेनिफिट के लिए कवर किए हैं। वैसे मेरा कवर कराना ये ज़रूरी नहीं था, लोग करवाते भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के एक्स्ट्रा ये कवर करवा दिए। तो आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस का पार्ट और इंटरेस्ट लोन का पार्ट, फिर ऐसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का पार्ट आएगा, डीम टू बी लेट आउट का आएगा, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट, इस तरीके से आपके आते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।